आज की दुनिया में जब हम दो देशों के बीच दुश्मनी की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने टैंक, लड़ाकू विमान और सीमा पर तैनात सैनिक आ जाते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल का मामला थोड़ा अलग है। इन दोनों देशों के बीच एक ऐसा टकराव चल रहा है जो सीधे मैदान में कम और पर्दे के पीछे ज्यादा लड़ा जाता है। यह एक शीत युद्ध जैसा है जहां दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा करने से बचते हैं। इस दुश्मनी की जड़ें 1969 की ईरानी क्रांति में हैं, जब ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना और उसने इजराइल को एक दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य मध्य पूर्व से अमेरिकी प्रभाव को खत्म करना और इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देना बन गया। इस टकराव को समझने के लिए हमें प्रॉक्सी वॉर या छाया युद्ध की अवधारणा को समझना होगा। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई देश अपने दुश्मन से सीधे लड़ने के बजाय किसी तीसरे पक्ष यानी प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल करता है। ये प्रॉक्सी समूह अक्सर उस देश के स्थानीय सशस्त्र संगठन होते हैं जिन्हें दुश्मन देश के खिलाफ लड़ने के लिए पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी जाती है। ईरान और इजराइल दशकों से यही कर रहे हैं। वे एक दूसरे पर सीधे हमला करने से बचते हैं क्योंकि एक सीधा युद्ध बहुत विनाशकारी हो सकता है और इसमें बाकी दुनिया के देश भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए वे लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन जैसे देशों की जमीन का इस्तेमाल अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करते हैं। यह छाया युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि साइबर स्पेस, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। ईरान पर आरोप लगते हैं कि वह इजरायली बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले करता है, जबकि इजराइल पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की हत्या और उसके सैन्य ठिकानों पर गुप्त हमले करने के आरोप लगते हैं। यह एक ऐसा शतरंज का खेल है जिसकी हर चाल बहुत सोची समझी होती है। हर हमला, हर बयान और हर कूटनीतिक कदम का मकसद अपने दुश्मन को यह संदेश देना होता है कि वे कमजोर नहीं हैं। इस खेल में नियम बहुत कम है और जोखिम बहुत ज्यादा, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सीधे तौर पर दो देशों के बीच होते हुए भी इसकी सबसे ज्यादा कीमत उन देशों के आम नागरिक चुका रहे हैं जहां यह प्रॉक्सी युद्ध लड़ा जा रहा है। लेबनान, सीरिया और गाजा के लोग दशकों से इस अंतहीन हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके अपने मारे जाते हैं और उनका भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूब जाता है। जबकि तेहरान और तेल अवीव में बैठे नेता अपनी रणनीतिक जीत और हार का हिसाब लगाते रहते हैं। इन युद्ध क्षेत्रों में जिंदगी हर दिन मौत के साए में जीती जाती है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो अक्सर बड़ी खबरों की सुर्खियों में खो जाती है। ईरान ने मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने और इजराइल को घेरने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जिसे वह प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इस नेटवर्क में कई शक्तिशाली सशस्त्र समूह शामिल हैं, जो ईरान की विचारधारा और उसके राजनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। ईरान इन समूहों को न केवल पैसा और हथियार मुहैया कराता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग और राजनीतिक समर्थन भी देता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक दल भी है और एक मजबूत सैन्य संगठन भी, जिसकी ताकत कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा मानी जाती है। वह दशकों से इजराइल के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इस धुरी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा फिलिस्तीनी समूह हैं, जिनमें हमास और इस्लामिक जिहाद यानी PIJ प्रमुख हैं। ये समूह गाजा पट्टी से काम करते हैं और उनका घोषित लक्ष्य इजराइल के कब्जे को खत्म करना है। ईरान इन्हें वित्तीय और सैन्य मदद देकर इजराइल के दक्षिणी मोर्चे पर लगातार दबाव बनाए रखता है। जब भी गाजा में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर ईरान इजराइल के व्यापक संघर्ष पर पड़ता है। इसके अलावा यमन में हौथी विद्रोही भी ईरान के एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हौथियों ने लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाकर यह दिखा दिया है कि वे ईरान के इशारे पर वैश्विक व्यापार मार्गों को भी बाधित कर सकते हैं। इराक और सीरिया में भी ईरान ने कई शिया मिलिशिया समूहों का एक नेटवर्क खड़ा किया है। सीरिया में इन समूहों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब वे इजराइल की सीमा के पास अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। इराक में ये मिलिशिया समूह अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले करते रहते हैं। ईरान के लिए ये समूह इजराइल पर कई दिशाओं से एक साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस रणनीति का मकसद इजराइल को हर तरफ से उलझाए रखना है
ताकि वह किसी एक मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत न लगा सके। यह एक बहुआयामी युद्ध है जो कई देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। इसके जवाब में इजराइल की रणनीति भी उतनी ही आक्रामक रही है। इजराइल इन प्रॉक्सी समूहों को ईरान का ही विस्तार मानता है और उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार सैन्य कार्रवाई करता है। वह सीरिया में ईरानी ठिकानों और हथियारों के काफिलों पर नियमित रूप से हवाई हमले करता है, जिसे वह युद्धों के बीच का अभियान यानी वॉर बिटवीन द वॉर्स कहता है। इसका उद्देश्य ईरान को सीरिया में स्थायी रूप से पैर जमाने से रोकना है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले करता है और गाजा में हमास के खिलाफ कई बड़े सैन्य अभियान चला चुका है। इजराइल की प्रतिक्रिया अक्सर बहुत कठोर होती है, जिसका मकसद ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों को यह संदेश देना होता है कि हर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान इजराइल प्रॉक्सी संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया जा सकता है, लेकिन कुछ देश इसके सीधे अखाड़े बन चुके हैं। लेबनान इस टकराव का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक मोर्चा है। यहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच सीमा पर लगातार गोलीबारी और झड़पें होती रहती हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से यह संघर्ष और भी तेज हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो चुके हैं और उत्तरी इजराइल के नागरिक भी अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। यह मोर्चा एक पूर्ण युद्ध के कगार पर खड़ा है, जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े क्षेत्रीय टकराव को जन्म दे सकती है, जैसा कि 2006 में हो चुका है। सीरिया एक और ऐसा देश है जो इस प्रॉक्सी युद्ध की आग में जल रहा है। एक दशक से चल रहे गृह युद्ध ने सीरिया को कमजोर कर दिया है, जिससे ईरान को वहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिल गया। ईरान ने वहां अपने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और प्रॉक्सी मिलिशिया को तैनात किया है, ताकि इजराइल की सीमा के पास एक नया मोर्चा खोला जा सके। इसके जवाब में इजराइल लगभग हर हफ्ते सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों, हथियार डिपो और कमांड सेंटरों पर हवाई हमले करता है। दमिश्क के पास हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हालिया हमला इसका ताजा उदाहरण है। सीरिया की जमीन इन दोनों दुश्मनों के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन गई है, जहां सीरियाई लोगों की संप्रभुता का कोई मतलब नहीं रह गया है। गाजा पट्टी दशकों से इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र रही है। यहां ईरान समर्थित हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे समूह इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं। जब भी इजराइल और इन समूहों के बीच युद्ध छिड़ता है, तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। 2024 में ईरान द्वारा इजराइल पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले गाजा युद्ध की प्रतिक्रिया में ही किए गए थे। गाजा की घेराबंदी और वहां के मानवीय संकट ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के पक्ष में हुए मतदान ने दिखाया कि इजराइल कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इराक और यमन जैसे देश भी इस संघर्ष से अछूते नहीं हैं। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह न केवल इराकी राजनीति में दखल देते हैं, बल्कि इजराइल और इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमले भी करते हैं। वहीं यमन में हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। ये हमले दिखाते हैं कि ईरान इजराइल प्रॉक्सी युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। हर मोर्चा इस बड़े खेल का एक हिस्सा है, जहां हर पक्ष अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ताजा घटनाक्रम इस संघर्ष को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं। 2024 में ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। यह प्रॉक्सी युद्ध के नियमों को तोड़कर एक सीधे टकराव की ओर बढ़ने का संकेत था। हालांकि इजराइल की प्रतिक्रिया सीमित थी, लेकिन तनाव अब भी चरम पर है। जून 2025 में इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की चेतावनी दी है, क्योंकि उन्हें और हमलों की आशंका है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपने राजनयिकों को इराक से हटा लिया है और मध्य पूर्व में एक बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है। यह दिखाता है कि अब सीधा युद्ध एक दूर की संभावना नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरा बन गया है। इस सैन्य तनाव के साथ साथ परमाणु विवाद भी गहराता जा रहा है। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि वह परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच सकता है। हाल ही में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रस्ताव से नाराज होकर
परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने की धमकी दी है। उसने एक नए परमाणु संयंत्र की घोषणा भी की है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के कई दौर विफल हो चुके हैं क्योंकि ईरान अपनी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इजराइल बार बार कह चुका है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे इसके लिए उसे सैन्य कार्रवाई ही क्यों न करनी पड़े। इस पूरे टकराव का सबसे दुखद पहलू आम लोगों पर पड़ने वाला असर है। लेबनान, सीरिया, गाजा, यमन और इराक के लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनके शहर खंडहर बन गए हैं, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अनिश्चित है। बच्चे स्कूलों में जाने के बजाय बमों के साए में बड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ दो सरकारों की लड़ाई नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है जो हर दिन गहरी होती जा रही है। जब भी कोई मिसाइल दागी जाती है या कोई ड्रोन हमला होता है तो इसकी कीमत कोई सैनिक या नेता नहीं, बल्कि एक आम इंसान अपनी जान, अपने घर और अपने सपनों से चुकाता है। क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कुछ साहसिक कदमों की जरूरत है। सबसे पहले ईरान और इजराइल के बीच सीधे संवाद के लिए एक कूटनीतिक रास्ता खोजना होगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। प्रॉक्सी समूहों को हथियार और पैसा देना बंद करना होगा और उन देशों की संप्रभुता का सम्मान करना होगा जिनकी जमीन को युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और बड़ी शक्तियों को निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव बनाना होगा। जब तक इस छाया युद्ध को खत्म नहीं किया जाता, तब तक मध्य पूर्व में शांति एक दूर का सपना ही बनी रहेगी।